डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक राइटर हूँ और बचपन से ही मुझे इसका शौक़ था। स्कूल में मैं दीवारों पर लिखा करता था और वो भी बाथरूम की। मुझे मेरी क्लास की कई लड़कियाँ पसंद थी। कहें जब भी कोई नए कपड़े पहन कर आती तो मुझे वो पसंद आ जाती, लेकिन कहने की हिम्मत तो कभी रही ही नहीं। मैं बाथरूम में जाकर उनके साथ अपना नाम लिखा करता था, सोनिया लव्स राज। मैं ये नहीं लिखता था कि राज लव्स सोनिया, हमेशा उस लड़की का नाम ऊपर लिखा करता था ताकि किसी को शक ना हो। हर किसी को ये लगे कि राज से हर लड़की मोहब्बत करती है। इतने सारे बाथरूम में नाम लिखे थे कि टीचर्स को पता लग गया ये नाम मैं ही लिखता हूँ। जब मुझे रंगे हाथ वो टॉयलेट सीट के आगे नाम लिखते हुए क्लास के टीचर ने पकड़ा था ना, बहुत पीटा था। वहीं पर पीट रहे थे और मैं उन्हें कहे भी जा रहा था, यहाँ मत पीटिए, यहाँ तो नीचे बहुत गंदगी है, आप तो लेटा लेटा कर पीट रहे हैं। उन्होंने मेरी एक ना सुनी, वहीं पर लिटा लिटा कर मुझे बहुत पीटा था। फिर प्रिंसिपल भी वहाँ पर आए थे, मुझसे सफाई कराई गई थी। मेरी राइटिंग्स, मेरी ज़िंदगी भर की राइटिंग्स थी। पिछली 5 कक्षाओं से ये नाम मैं लिखता आ रहा था, कभी पकड़ा नहीं गया था। ये मेरी बचपन की यादें थी जो मेरे हाथ से उन्होंने साफ करवाई थी। और मुझे स्टेज पर खड़ा करके काफ़ी जलील किया था। तब उन्होंने एक शब्द मुझे जलील करने के लिए कहा था, ये बड़ा होकर राइटर बनेगा। और ये बात मुझे इतनी ज़्यादा चुभ गई कि मैं बड़ा होकर सच में राइटर बना, अपनी खुन्नस निकालने के लिए। अब मैं कई कहानियाँ लिखता हूँ, फैंटेसी कहानियाँ भी लिखता हूँ जो लोगों को पसंद तो आती हैं, लेकिन फिल्म डायरेक्टर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं ऐसे लोगों के पास घूम रहा हूँ जो इनकी किताबें छाप पाएँ। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबें छपे ताकि मैं कुछ कमाई कर पाऊँ। बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मैं उनके घरों के चक्कर लगाता जा रहा था, लेकिन हर बार वो मुझे जूते मारकर बाहर निकाल देते। लगन इसी को कहते हैं, आपको धक्के मारकर बाहर निकाला जाता रहे और आप बार बार उसी जगह पहुंचते रहो, बार बार जूते खाने के लिए। यही लगन होती है और मुझ में बहुत ज़्यादा लगन थी। किसी तरह नाक रगड़ते रगड़ते मैंने एक उपलब्धि हासिल कर ही ली थी। मेरी एक किताब की एक कहानी को एक सीरियल में दिखाया गया, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं दिया गया। सब लोगों को पता था ये कहानी मैंने लिखी है, लेकिन उस प्रोड्यूसर ने मुझसे 10,000 रुपये में वो कहानी खरीद ली थी। बाद में लाखों की थी वो कहानी जिसके राइट्स उसके पास थे। रोता रहा था मैं। उसके बाद कुछ ऐसे ही छुटमुट प्रोजेक्ट्स मुझे मिले भी थे। अब थोड़ा बहुत नाम मेरा ज़रूर हो गया था, लेकिन मेरी कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था। वो कह रहे थे तुम्हें अपनी सोच और ज़्यादा बढ़ानी होगी, और मैं अपनी सोच कैसे बढ़ाऊं ये समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी तो मुझे कहानियाँ लिखने का मौका मिलता, उससे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं चाहता था मुझे पक्का काम मिल जाए, राइटर का कहीं भी मिल जाए, और मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसा काम दिलवा भी दिया। एक बड़े शॉपिंग मॉल में नीचे सिक्योरिटी गार्ड का काम। मैंने उसे कहा था इसमें राइटर का कोई खास महत्व नहीं है। उसने कहा था जो भी पर्चियाँ काटनी हैं उस पर नाम लिखना है, नंबर लिखना है, ये भी राइटर का काम होता है। उसने बड़े प्यार से समझाया था, मैंने मान भी लिया। लेकिन 2-3 दिन बाद मुझे लगने लगा था राइटर एक ही चीज़ बार बार थोड़ी ना लिखते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, इसे राइटर नहीं कहा जा सकता। मुझे फंसाया गया है। लेकिन तनख्वाह अच्छी थी, घर अच्छा चल रहा था, इसीलिए मैं सबको ये कहने लगा था मुझे एक पक्की जॉब मिली है राइटर की। चुपचाप मैं वो काम करता रहता, बड़ी बड़ी मूंछें लगाकर, ताकि कोई पहचान ना ले। और लोग कहते हैं ना,
बड़े बड़े राइटर से भी छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। कई ऐसे राइटर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, कभी कभी वो भी घटिया कहानियां लिख ही देते हैं। उसी तरह से मैंने भी कई घटिया घटिया कहानियां लिखी हुई थी। गलती से एक बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी लिख बैठा मैं, और इस कहानी को थिएटर में इस्तेमाल किया गया। कई बड़े बड़े आर्टिस्ट इस कहानी को पसंद कर रहे थे और ये पहली बार था। बड़े बड़े एक्टर्स को मिला था मैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था अगर तुम ऐसी कहानियाँ लिखते रहे ना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा, फिल्मों में तुम्हारी कहानियों का ही इस्तेमाल होगा, तुम बड़े राइटर कहलाए जाओगे। वो दिन था जब मेरी आंखें चमकी थी। बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने, महंगी महंगी गाड़ियों के सपने। अभी तो मैं लूना चलाया करता था, लेकिन फिर भी फील ऐसे लेता था जैसे कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ। सब कहते तुम्हें और अच्छी कहानियाँ लिखनी चाहिए। उस थिएटर वाली कहानी से मेरे अच्छे खासे पैसे भी बन गए थे। लगभग 5 से 10 लाख तक मैंने कमा लिए थे। इससे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। बैंक में मैंने वो पैसे रखे हुए थे और ब्याज भी अच्छा आने वाला था। मैं सोच रहा था ऐसी कहानियाँ मैं बार बार कब तक लिख पाऊँगा। मुझे चाहिए कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसा आदमी जो मुझे अच्छे से सिखा पाए राइटिंग की कैसे जाती है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और फैंटेसी स्टोरीज कैसे बनाई जाती हैं। हम सबके चहेते दृश्यम सर। दृश्यम सर बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन शायद बाहरी लोगों को इस नाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं। उनकी सोच हर किसी से आगे है। वो कई फिल्मों के लिए कहानियां लिख चुके हैं और कहा जा रहा है हॉलीवुड में भी उन्हें बुलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा फीस दी जा रही है, लेकिन वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए कहानियां लिखना चाहते हैं। ऐसे इंसान से अगर मैं मिल पाऊँ, उन्हें गुरु बना पाऊँ, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। दृश्यम सर की कहानियाँ वो किताबों के रूप में आपको किताबों की दुकानों पर मिल ही जाएंगी। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है एक इंसान इतना ज़्यादा सोच कैसे सकता है। उनकी कहानियों की खासियत होती है ऐसी सोच रखना जो किसी की ना हो, ऐसे ट्विस्ट कहानी के अंत में देना जो समझ से बाहर हो जाए। एक इंसान तरह तरह की कहानियाँ कैसे बना सकता है जिसमें रोमांस भी हो, डर भी हो, प्यार भी हो, हर तरह की वो भावना एक कहानी में निचोड़ कर डाल देते हैं। बॉलीवुड में कॉमेडियन का रोल करने वाले एक बड़े एक्टर से मेरी दोस्ती हो गई थी और मैंने उनके जैसे तलवे चाटने शुरू कर दिए। मैं उनकी चापलूसी करता जा रहा था कि मुझे दृश्यम सर से मिलवाओ, वो मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक बार उनसे ज्ञान ले लूँ तो मैं बहुत बड़ा राइटर बन सकता हूँ। दृश्यम सर, अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। वो काफ़ी बीमार रहा करते थे, लेकिन फिर भी थिएटर देखने के लिए आया करते थे। उनका मानना था यही उनकी ज़िंदगी है। मेरे उस दोस्त एक्टर ने मुझे दृश्यम सर से मिलवाने का पूरा प्लान बना लिया। एक ऐसा थिएटर यहाँ स्टूडियो में हो रहा था जहाँ पर दृश्यम सर आने वाले थे और उस एक्टर ने कहा था मैं तुम्हें दृश्यम सर से मिलवाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, उनके लिए पकौड़े, भजिया, ऐसी खाने की चीज़ें लेकर आना। डॉक्टर ने ये चीज़ें बंद कर रखी हैं, लेकिन तुम चुप चुप करके उन्हें खिला देना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे बातें करते जाना। मुझे लगा था उनसे ढेर सारी बातें करूँगा, कोशिश करूँगा 1 घंटे तक उनसे बात कर पाऊँ। वो बिज़ी होंगे ना, वो मुझसे बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन खींच कर 1 घंटा बात कर लूँगा तो ढेर सारी बातें सीखने को मिल जाएंगी। वहाँ जब वो थिएटर चल रहा था, मैं कुर्सी से उठ उठ कर पीछे देखे जा रहा था। दृश्यम सर, कहाँ पर हैं दृश्यम सर? जैसे ही पीछे से दृश्यम सर आए, चारों तरफ तालियां गूंजने लगी और वो बिल्कुल मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए थे। वो दोस्त एक्टर, उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि मेरा तो दिल खुश हो गया। एक तरफ थिएटर चल रहा था और दूसरी तरफ मैं उनके लिए पकौड़े आगे की तरफ बढ़ाए जा रहा और उस अंधेरे में छिप छिप कर वो पकौड़े खाते भी रहे। जैसे ही वहाँ पर लाइट होती, वो उस पकौड़े को एक तरफ रख देते ताकि आसपास कोई देख ना ले। इस तरह पकौड़े खा खा कर हम दोनों में दोस्ती हो गई। हम बहुत सारी बातें करने लगे थे। जब वो थिएटर प्ले खत्म हुआ, उसके बाद दृश्यम सर मुझसे बातें करते रहे। हम एक कोने में खड़े राइटिंग के बारे में बातें कर रहे थे।
फैंटेसी किस तरह की होनी चाहिए, और ज़्यादातर मैं ही बोल रहा था। उनका ध्यान तो उस लिफाफे पर था जिसमें ढेर सारे पकौड़े थे। हम पास वाले खाली स्टूडियो में चले गए थे। चलते चलते अब मुझे लगा उनसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया, सर एक कहानी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? उन्होंने कहा, कहानी की शुरुआत हमेशा पेन से करनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, पेंसिल से तो नहीं लिखते। मैंने कहा, नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कहना चाहता हूँ एक बहुत अच्छी कहानी, उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, किरदार को गढ़ा कैसे जाता है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, किरदार को गढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, किरदार तो पहले से मौजूद होता है, अपने आप जो करता है, आपको तो बस पता लगता है। मेरी फिर से हंसी निकल गई। मैं कहने लगा, सर आप बता नहीं रहे, आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, मैं वैसी कहानियाँ लिख ही नहीं पाता, उस तरह से सोच ही नहीं पाता। आप बताइए कुछ, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? उन्होंने कहा, शब्दों का ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समझ में नहीं आते। मैं भी बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे आते ही नहीं, मेरी वोकैबुलरी कमज़ोरी बहुत है। और कहानी के अंत में एक ख़ास चीज़ ज़रूर रखना जिससे कहानी सबसे अच्छी लगती है। मैं ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा, बिल्कुल अंत में अपना नाम ज़रूर लिखना। ऐसे किताबों में कोई और नाम लिखकर चला गया तो उसके नाम की किताब छप जाएगी ना, तुम्हारा तो नाम ही नहीं होगा। वो आलू वाला पकौड़ा इधर करना। मैंने लिफाफा आगे की तरफ कर दिया और कहा, सर कोई बात तो बताइए, मैं बड़ा राइटर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बड़ा राइटर बनना चाहते हो? मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं और इतनी कहानियाँ मैं संभाल नहीं पाता। एक कहानी तो मैं बताऊँ, नई नई दिमाग में आई है, कुछ दिनों से मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम अपने नाम से छाप लो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब तक मैंने लिखी थोड़े ना है, दिमाग में है। मैंने कहा, सर आपकी मेहरबानी होगी, बताइए, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बताइए नाम क्या है कहानी का? उन्होंने कहा, राजमा। उस कहानी का नाम है राजमा। मेरी आंखें एक पल के लिए थोड़ी खुल सी गई थी। राजमा? सर ये कोई दाल की कहानी है? उन्होंने कहा, नहीं, दाल की कहानी नहीं है, ये बहुत अच्छी कहानी है, सुनो तो सही। इस कहानी में दो चोर हैं जो जेल में हैं और वो बहुत चोरियां कर चुके हैं, लेकिन जेल से भागना उन्हें आता है। तब वो जेल से भागते हैं और एक आदमी उनसे मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर भी निकलवा सकता हूँ, कभी जेल भी नहीं होगी, तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, उसके लिए काम करना होगा। वो आदमी बताता है कि उन दो चोरों को, एक डाकू को मारना होगा और ये बदला होगा उस आदमी का। असल में वो आदमी जिस गांव में रहता है, उस डाकू ने आकर 2 तलवारों से उसकी 2 बाजू काट दी थी, इसीलिए उसमें खुन्नस है। वो उस डाकू को मरवाना चाहता है उन 2 चोरों से। अब इस कहानी में रोमांस भी है। जो एक चोर है वो एक विधवा से प्यार करने लगता है, एक चोर है वो एक तांगे वाली से प्यार करने लगता है। मैं सुनता जा रहा था और तब मैंने कहा, सर ये तो शोले फिल्म की कहानी है ना, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा, शोले फिल्म की कहानी है? नहीं नहीं, ये मैंने खुद सोची है, इसका नाम रखा है राजमा। मैंने कहा, सर नहीं, ऐसी कहानी नहीं, वो आपकी वो चोर वाली कहानी थी ना, जिसमें चोर जिसे एक भूत मिलता है और वो भूत उससे काम करवाता है, सर उसे नेशनल अवार्ड भी मिला है, वैसी कोई कहानी बताइए, कुछ क्लू तो दीजिए, मैं भी कुछ सोच पाऊँ, बताइए कुछ। तब वो कहने लगे, वो चोर वाली कहानी वो भी काफ़ी अच्छी थी, वैसी कहानी अब दोबारा थोड़ी ना सोच सकता हूँ, वो बन गई, एक बार बन गई, दोबारा थोड़ी ना बना सकता हूँ। उनका चेहरा जैसे उड़ा उड़ा सा था। मैं उनसे पूछ रहा, सर आपने वो कहानी सोची कैसे थी, कैसे आपके दिमाग में आई? वो कहने लगे, दिमाग में बस आ गई, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया तो कहानी बन गई। मैंने कहा, सर उसमें आपने जो तजर्बा शब्द इस्तेमाल किया ना बार बार, और किरदार का नाम भी तजर्बा रखा, बड़ा कमाल का था, और लास्ट में ट्विस्ट जो डाला ना वो बहुत अच्छा था। ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया? तब वो कहने लगे, वो तबर्जा, हाँ तजर्बा, हाँ वो बस आ गया था दिमाग में। ऐसा लगने लगा था जैसे ये इंसान वो कहानी लिख ही नहीं सकता हो। मुझे साफ लग रहा था दृश्यम सर, जिसकी सब इतनी तारीफ़ें करते हैं, असल में इस आदमी को किरदारों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। 1 घंटा हो गया था और उन्हें एक ख़ास काम के लिए जाना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश। मेरे पकौड़े उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे।
3 दिन बाद एक ऐसे ही प्ले में वो मुझे फिर से मिल गए। इशारा कर रहे, पकौड़े लेकर आओ। बाहर जाकर मैं पकौड़े लेकर आया और साथ वाले स्टूडियो में हम फिर से पकौड़े खाने लगे। फिर से बातें चलने लगी। मैं चाहता था उनसे कुछ सीखूं, लेकिन इस बार भी ऊट पटांग कहानियाँ, चुटकुले सुना रहे थे मुझे। चुटकुले, ऐसे घटिया चुटकुले जो मैं 10 साल पहले सुन चुका था और वो कह रहे थे उन्होंने लिखे हैं। पुराने पुराने शेर सुना रहे थे मुझे जो मैं पहले से सुन चुका था और उनका कहना था अभी अभी उन्होंने बनाए हैं। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि मैंने नया लिखा है एक शेर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैंने बीच में ही रोक दिया। सर आप सच में ऐसे हो या चोट लगी थी उसके बाद ऐसे हुए हो? मेरी इस बात का उन्हें गुस्सा लगा था और वो गुस्से में चले गए थे। फिर एक प्ले में वो मुझे मिले। भूख उन्हें ज़्यादा लगी थी, इसीलिए वो गुस्सा भूल गए। मैंने उन्हें पकौड़े और समोसे खिलाए। इस तरह बार बार कई ऐसे प्लेज होते, कई ऐसे थिएटर प्लेज में हम मिलते और मैं उन्हें कुछ ना कुछ खिलाता। हम में दोस्ती हो चुकी थी। 3 महीने में हम लगभग 20 से 25 बार मिल चुके थे और अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनसे सीखने में एक छोटी चीज़ तक ना मिली थी। इतने घटिया घटिया कहानियाँ, चींटी और हाथी की कहानी तक उन्होंने सुनाई थी, ये कहकर कि ये उन्होंने लिखी है। ये इंसान वो बड़ी बड़ी कहानियाँ कैसे लिख सकता है? या तो ये सच में बेवकूफ़ है या मेरे सामने बेवकूफ़ बनने का बहाना कर रहा है। आज भी हम प्ले देखने आए हुए थे और उन्होंने फ़ोन करके पहले ही कह दिया था आज कुछ नॉन वेज पकौड़े खिला दो। मैं नॉन वेज पकौड़े लेकर आया था। पास के स्टूडियो में हम बैठे वो पकौड़े खा रहे और उनकी ऊट पटांग कहानियाँ सुन रहे। तभी उन्होंने एक लेग पीस निगलने की कोशिश की जो उनके गले में फंस गया। पहला इंसान देखा था जो लेग पीस को चबाकर नहीं निगल कर खाना चाहता था और गले में वो हड्डी फंस गई। सांस नहीं आ रही थी उनको। मैंने उनके पेट को दबाया, उनकी गर्दन पर बहुत बार लातें मारी, लेकिन वो हड्डी बाहर नहीं आई। उसके बाद छाती पर मैं मुक्के मारता रहा, पीठ पर मुक्के मारता रहा, हड्डी बाहर नहीं आ रही थी। उसके बाद मुझे लगा इस तरह इनकी मौत तक हो सकती है। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और पास में लोगों को भी बुलाया था कि इनके गले में कुछ फंस गया है। तब एक आदमी आया जिसने उनके पेट को पकड़ा और ज़ोर से दबाया, जिसके बाद हड्डी उनके मुंह में आ गई थी, लेकिन वो बेहोश हो चुके थे। तब वहाँ एम्बुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ये मरने ही वाले थे, लेकिन बच गए। सिर्फ मैं था जो उनके कमरे में था और वो पूछ रहे क्या हुआ था। मैंने कहा आपके अंदर हड्डी फंस गई थी, आपने लेग पीस निगलने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं लेग पीस निगल कर ही खाता हूँ, तुम्हारे वाला ज़्यादा मोटा लेग पीस था, शायद गले में फंस गया। मैंने उनसे पूछा आखिर आप करना क्या चाहते थे, मरना चाहते थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं मरना नहीं चाहता था, स्वाद लेना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे पता है हड्डी को तुमने ही निकाला होगा। मैंने भी मचला सा होकर कह दिया हाँ हाँ मैंने निकाला, वो मुक्के मारे थे ना गर्दन पर, जो टांगे मारी उससे निकली। उनके शरीर पर नीले नीले कई निशान बने थे। वो सारे निशान मेरे मुक्कों के ही थे। मैंने पता नहीं कैसी कैसी कोशिशें की, कहाँ कहाँ पर मुक्के मारे वो हड्डी को बाहर निकालने के लिए, लेकिन मैंने बस उन पर एक एहसान किया था जो वो भी महसूस कर रहे थे। बहुत समय तक वो रोते रहे और कहते रहे, कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की। हमेशा से मुझे मूर्ख समझते रहे। मेरे पास पैसे तक नहीं हुआ करते थे, फिर मेरी किस्मत चमक गई। मेरे हाथ ऐसी ऐसी कहानियाँ लगी और वो कहानियों ने ढेर सारा पैसा दिया। फिर भी भरोसे लायक कोई नहीं मिला। तुम मिले हो भरोसे लायक, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई है। अब तुम्हारे साथ हर राज को बांट सकता हूँ मैं। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन जब 2-4 दिन बाद उनकी सेहत ठीक हुई, मुझे खाली पड़े स्टूडियो में उन्होंने बुलाया था और वहाँ बातों बातों में वो सच बताते गए थे। कहानियाँ बहुत मुश्किल होती हैं लिखना, मैं कहानियाँ कैसे लिख सकता हूँ? चींटी और घोड़े के चुटकुले मुझसे लिखे नहीं जाते, बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो मेरा एक दोस्त है जो मुझे कहानियाँ देता है और वो बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ देता है। अब थोड़ी सी घटिया कहानियाँ देने लगा है, पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन अब मेरे पास पैसे भी बहुत हैं, उसके पास जाने का मन नहीं करता। तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसीलिए मैं तुम पर भी एक छोटा सा एहसान करूँगा, बराबर हो जाएगा हमारा दोनों का वो एहसान वाला काम।
मैं उस दोस्त का पता बताता हूँ, तुम वहाँ जाओगे, तुम्हें भी वो कहानियाँ देगा। वो घोस्ट राइटर है, घोस्ट राइटर। मैंने कहा घोस्ट राइडर? वो क्या जलती हुई बाइक को चलाता है? उन्होंने कहा घोस्ट राइडर नहीं, घोस्ट राइटर, लिखने वाला भूत। वो तालाब के पास पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर रहता है और बताता है कहानियाँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ जो काम की होती हैं। उसकी सोच बहुत आगे की है। वो ब्रह्मांड के कई ग्रहों तक घूम सकता है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन खतरनाक नहीं है। कहानियाँ देता है। मुझे जवानी में बहुत कहानियाँ दी उसने, तब जाकर इतने पैसे कमा पाया। अब मुझे पता है मैं मरने की कगार पर हूँ। आज मरा नहीं तो कल मरा। ये राज मैं किसी को बता तक नहीं पाया, किसी पर भरोसा ही नहीं था। तुम भरोसेमंद मिले हो, इसीलिए तुम्हें एड्रेस इस पर्ची में लिख कर दे रहा हूँ। इस पर्ची को पढ़ना, बोलना तक नहीं, ताकि कोई सुन ना पाए कि वो जगह कहाँ पर है। फिर इसे दिमाग में बसा लेना और पर्ची को निकल जाना। किसी को पता नहीं चलेगा। वो कहानियाँ सिर्फ तुम्हें मिला करेंगी। तुम भी एक महान राइटर बनोगे। जब वो ये बता रहे थे तभी जैसे वो कांपने लगे। कांपते कांपते नीचे गिर गए और उन्होंने अपनी छाती को पकड़ लिया था। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जल्दी से मैंने अस्पताल में फ़ोन किया और वहाँ पर एम्बुलेंस आई। उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उनकी सेहत बहुत ख़राब रहा करती थी, लेकिन वो मुझे अपना दोस्त माना करते थे और ज़िंदगी का एक बड़ा राज बता कर गए थे। मैं भी उन्हें अच्छा दोस्त तो माना करता था, लेकिन अब एक बड़े राइटर नहीं बल्कि एक नल्ला राइटर मानता था, जो एक भूत से कहानियाँ लेकर आता था और लोगों को बताता था कि ये कहानियाँ उसने लिखी हैं। मैं भी वैसा ही राइटर बन सकता हूँ। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, बस मुफ्त में कहानियाँ लेकर आओ और कहानियों को छापो, फिल्में बनाओ, ढेर सारे पैसे कमाओ। मैं अब यही काम करना चाहता था और पर्ची खोलकर मैंने एड्रेस पढ़ा, दिमाग में छपा लिया, पर्ची को निगल गया। अब मैं ज़िंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा वो जगह कहाँ पर है। चुपचाप वहाँ पर जाया करूँगा। शहर से बाहर थी ये जगह। मेरे पास बाइक थी और बाइक के सहारे मैं यहाँ पहुँच गया था। ये वीरान, खंडहर, जंगली इलाका था। आसपास कई खंडहर से बने हुए, बहुत ज़्यादा पुराने। इसी के साथ ऐसी जगह पर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ बाइक लेकर मैं टूटे फूटे रास्तों से जाए जा रहा। सड़कें तक नहीं थी यहाँ पर। जैसे जैसे मैं रास्ते को याद करता गया, यहाँ बिल्कुल वैसी ही जगह थी। एक तालाब, वो पीपल के पेड़ चारों तरफ और बीच में छिपा हुआ वो तालाब जिसका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन वो पानी गंदा है। उस पानी से दूर से बदबू आती है, लेकिन वो पानी इतना साफ है कि पीने लायक है करीब से। वो बदबू सिर्फ एक भ्रम है। उन पीपल के पेड़ों के बीच से निकलता निकलता वो बरगद के पेड़ ऊपर छत किए हुए थे। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो और बीच में वो तालाब। आसपास बदबू थी, लेकिन यहाँ पहुँचते ही वो बदबू मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। सामने एक पीपल का पेड़ जिसके पत्ते सबसे ज़्यादा बड़े थे। वहाँ पर मिलेगा मुझे वो घोस्ट राइटर। मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गया और ऊपर देखकर कहने लगा, घोस्ट राइटर, कहाँ पर हो घोस्ट राइटर? मुझे तुमसे कहानियाँ लिखवानी है, कहानियाँ चाहिए मुझे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 15-20 मिनट तक मैं आवाज़ें लगाता रहा और मुझे लगा शायद और कोई पीपल का पेड़ होगा, तो मैं दूसरे पीपल के पेड़ पर चला गया। उसके ऊपर चढ़ गया, दूर दूर तक देखने लगा। वहाँ कई पीपल के पेड़ थे। हर एक पीपल के पेड़ के पास से आवाज़ निकालता हुआ मैं गुजर रहा था, घोस्ट राइटर, घोस्ट राइटर, मुझे तुमसे मिलना है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर तक मैं ढूंढता रहा और मैं निराश हो गया। बुढ़ा मरते मरते भी बेवकूफ़ बना गया। जैसे सारी दुनिया को बनाया, मुझे भी बना दिया। ये सोचकर अब उन पेड़ों के बीच से मैं निकल रहा था, लेकिन फुसफुसाहट की आवाज़ कानों में पड़ी, अंधेरे का इंतज़ार करो, अंधेरे का इंतज़ार करो। ये आवाज़ कान के पास से थी, जैसे कोई बोलकर गायब हो गया हो। मैं ढूंढने लगा था उसे, लेकिन कोई नहीं मिला। धूप में यहाँ ज़रूर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन शायद मुझे पूरे अंधेरे का इंतज़ार करना होगा।
वहीं पर बैठ गया मैं, करने लगा इंतज़ार। शाम हुई, अंधेरा घिरने लगा और अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। मैंने बाइक अंदर ही घुसेड़ डाली थी और वहाँ उस पीपल के पेड़ के पास मैं बाइक को स्टार्ट करके वहाँ लाइट कर रहा था। जब सूरज ढल गया तो उस पेड़ के ऊपर से किसी ने आवाज़ लगाई थी, छई छप्पा छई, छप्पा के छई। ये आवाज़ सुनी और मैं डर गया। कौन है, कौन है? घोस्ट राइटर, घोस्ट राइटर। ऊपर से फिर से ये आवाज़ आई, छई छप्पा छई, छप्पा के छई। मैंने पूछा, कौन है, कौन है? तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? उस पीपल के पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई, मैं तब तक तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा जब तक उस तालाब के पानी के अंदर नहीं जाते। मैं बस उसी को नज़र आता हूँ जो मेरी बात मानता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। चला मैं पानी में। मैंने जैसे ही पानी में पैर रखा, ऊपर से आवाज़ आई, सोल्जर सोल्जर, मीठी बातें बोलकर कपड़े उतार अपने। इस तरह सोल्जर बनकर नहीं जा सकता, रेसलर बनकर जाना होगा। उतार कपड़े। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इधर उधर देखने लगा था। कपड़े क्यों उतारने हैं? पानी में ही तो जाना है। उसने कहा, कपड़े उतारोगे तभी तो नहा पाओगे ना। कपड़े उतार कर तालाब में जाना होगा, स्विम सूट पहन कर तालाब में जाना होगा, तभी मैं बात मानूंगा, वरना बात बंद, तुमसे कट्टी हो जाएगी। अब मैं घबरा भी रहा था और उससे बात भी करना चाहता था। गोस्ट राइटर है, जो वो कहेगा वैसा करूँगा, तभी तो मुझे कहानी मिलेगी ना। मैं देखने लगा था इधर उधर। फिर मैंने कहा, मेरे पास कोई स्विम सूट नहीं है, मैं ये कपड़े उतार देता हूँ, अंडरवेयर में चला जाऊँगा। उसने कहा, ना 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 ना, देखो जॉन सीना नहीं बनना है, कपड़े उतारने होंगे, स्विम सूट पहनना होगा। इस पेड़ के पीछे स्विम सूट पड़ा है, उसी को पहनना होगा। पहले भी जो यहाँ पर आया करता था इसी को पहना करता था। मैंने कहा, दृश्यम सर, दृश्यम सर आया करते थे ना। उसने कहा, छई छप्पा छई, छप्पा के छई, जल्दी से पहनो, जल्दी से पहनो। मैं उस पीपल के पेड़ के पीछे गया। वहाँ स्विम सूट तो पड़ा था, लेकिन वन पीस लड़कियों वाला स्विम सूट। मैं आगे आया और कहने लगा, ये तो लड़कियों वाला है, लड़कों वाला कहाँ पर है? उसने कहा, छई छप्पा छई, छप्पा के छई, पहनना तो यही होगा। कहानियाँ चाहिए तो पहनना यही होगा। अब मैं क्या करता? पीछे पेड़ के मैंने कपड़े उतारे और लेडीज स्विम सूट पहन लिया। आपको तो पता ही है, मर्दों को लड़कियों का स्विम सूट सही से नहीं आ सकता। कहाँ कहाँ से एडजस्ट करना पड़ रहा था, मैं बता तक नहीं सकता। शर्मिंदा था मैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था मैं। लेकिन जब आगे आया तो उसने बड़ी प्यारी सी आवाज़ में कहा, छई छप्पा छई, छप्पा के छई, अब जाओ पानी में, तैरो, परियों की तरह तैरो, और मैं तुमसे बातें करूँगा, जो पूछोगे वो मैं बताऊँगा, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। मैंने पानी में छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई, वो पानी के दबाव के कारण वो स्विम सूट कहाँ कहाँ से हिल रहा था, मैं बता नहीं सकता। मैं शर्मिंदा था, लेकिन तब वो ऊपर से बोलने लगा था, छई छप्पा छई, छपा के छई, पानियों के छींटे उड़ाती हुई लड़की। मैंने नीचे से कहा, लड़की नहीं, लड़का हूँ मैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, दोनों मेरे लिए एक ही समान है। मैं तो भूत हूं ना, लड़का हो या लड़की, अंदर से तो आत्मा होती है ना, दोनों की एक समान। अब मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, बताओ मुझे कोई कहानी दो, मैं कहानी चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाली कहानी। उसने कहा, कैसी कहानी लिखूं? तुम्हारे सामने लिखता जाऊंगा, तुम्हें सुनाता जाऊंगा, बताओ कैसी कहानी चाहिए। मैंने कहा, एक ऐसी जिसके लास्ट में ट्विस्ट हो, शुरुआत रोमांटिक हो, बीच में डर भी हो, खौफ भी हो, भूतिया कहानी भी हो और लास्ट में ट्विस्ट भी हो जो दिमाग घुमा कर रख दे, इसी के साथ थोड़ी साई-फाई भी हो। अब वो मुझे कुछ देर तक शांत महसूस हुआ, फिर बोला, बन गई कहानी, बेहतरीन कहानी बन गई जो तुमने मांगी है। मैंने कहा, सुनाओ।
उसने कहा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पानी में जाने पर तुम मेरे दोस्त बने हो, मेरे लिए अदाएं दिखाओगे तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता जाऊंगा। मैंने कहा, अदाएं? अब कौन सी अदाएं दिखाऊं? ये लड़कियों वाले स्विम सूट में ज़्यादा अदाएं नहीं दिखा सकता मैं। उसने कहा, तुम्हें तैरते तैरते एक खास बेहतरीन गाना गाना होगा और अदाएं दिखाते हुए लड़कियों की तरह। मैंने कहा, कौन सा गाना? उसने एक अजीब सा गाना सुनाया था जो हर किसी ने सुना हुआ होता है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्या साबुन निरमा। गाओ गाओ, जोर जोर से गाओ, मैं बाद में तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। यकीन कीजिए, मैंने मना किया था, वो बात नहीं मान रहा। इसीलिए मुझे अदाएं लड़कियों की तरह दिखाते हुए वैसे गाने को गाना पड़ा जो कोई मर्द नहीं गाना चाहेगा। मैं छलांगे लगा रहा था, अदाएं दिखा रहा था और उसके बाद वो खुश हुआ और उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी बेहतरीन थी, मेरी अदाएं सबसे घटिया। मुझे खुद शर्म आ रही थी, कैसी कैसी हरकतें करके मुझे कहानी मिल रही है। ऐसा लग रहा था मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो कहानी बेहतरीन थी। जिसके बाद उसने कहा, कहानी तुम्हारी, अब जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो करना, याद रखना ये गोस्ट राइटर ने लिखी है। ये कहकर वो जैसे पेड़ के ऊपर से कहीं चला गया। मैं उसे देख तक ना पाया था वो कैसा दिखता है। भूत है, नज़र नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ परछाई दिखा देता ताकि मैं उसे पहचान पाता। वो जा चुका था और मैंने उस पीपल के पेड़ के पीछे जाकर वो स्विम सूट उतारा जो पहले से आधा तो उतरा ही हुआ था। अब इतनी अदाएं दिखाई थी, लड़कियों वाला स्विम सूट पहना था तो आधा तो उतर चुका था। मैं शर्मिंदा हूँ, बता नहीं सकता। मैंने अपने कपड़े पहने और वो बाइक तो स्टार्ट ही थी। मैं उस बाइक को लेकर पेड़ों के बीच से निकल गया। आज ऐसा लग रहा था कुछ गलत काम करके आया हूँ मैं। शर्मिंदा सा हुए जा रहा था। ये बात किसी को बता तक नहीं सकता था। अब समझ में आया क्यों दृश्यम सर ये बात किसी को बता नहीं पाए थे। ये शर्मिंदा करके कहानियाँ सुनाता है, शर्मिंदा करके, बताने लायक नहीं होते। अगर मैं किसी और को बताना चाहूँ कि मैं कहानियाँ कहाँ से लेकर आता हूँ, वो पूरा पूछेगा कैसे मिलती हैं, फिर मुझ पर हंसेगा कि ये करना होगा। इसीलिए इस कहानी के राज को मैं भी ताउम्र राज बनाकर रखूँगा। घर पहुँचते ही मैंने पन्नों पर उस कहानी को लिखना शुरू कर दिया। याद थी वो, ऐसी कहानी कोई भूल ही नहीं सकता। कमाल की कहानी, और मैं वो डायलॉग भी वैसे के वैसे ही लिख रहा था, शब्द भी वैसे के वैसे ही लिख रहा था। पूरी कहानी एक किताब में ढाल दी मैंने और अगले ही दिन ढूंढने लगा कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर जिसे ये कहानी पसंद आ जाए। मेरा वो कॉमेडियन दोस्त, उसने मुझसे कहा था, तुम मुझे कहानी सुनाओ, अगर अच्छी होगी मैं किसी से बात करने की कोशिश करूँगा। उसे मुझ पर ज़्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि मैं अच्छी कहानियाँ लिखता ही नहीं था। वो तो सबसे ज़्यादा हंसा करता था मुझ पर और कहा करता था तुम्हारे तुक्के लग चुके हैं। इस कहानी को सुनते ही उसने कहा था 5 लाख, 5 लाख ले ले, ये कहानी मेरे नाम कर दे, नीचे से नाम काट दे अपना, 5 लाख अभी देने को तैयार हूँ। उसकी आंखें बयां कर रही थी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब मैंने उसे कहा था, कहानी मैं बेचूंगा नहीं, ये मेरे ही नाम रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो फिल्म इस पर बने उसमें तुम्हें कोई किरदार मिल जाए। पहले वो 2 दिन थोड़ा गुस्सा रहा, तीसरे दिन आ ही गया और कहने लगा, ठीक है तुम बेचोगे नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। इस तरह मुझे डायरेक्टर से मिलवाया गया और ये कहानी डायरेक्टर को पसंद, वो खरीदना चाहता था। वहाँ भी मैं नहीं माना, ये कहानी मेरे नाम ही होनी चाहिए। इस तरह इस कहानी पर एक छोटी सी वेब सीरीज़ बनाई गई थी और कमाल की वेब सीरीज़। मैं फूला नहीं समा रहा था। वो 5 लाख में ख़रीदना चाहता था और मुझे 75 लाख रुपए मिले थे इस कहानी के, और मुझे लगा अब मेरा भविष्य सुरक्षित हो गया है। अब और प्रोड्यूसर चाहते थे मैं उनके लिए कहानी लिखूं, और मैंने उनसे पूछा भी कैसी कहानी चाहिए आपको, बताओ, जैसी कहानी चाहते हो मैं वैसी लिख दूंगा, और वो भी कुछ ही दिनों में। वो हैरान थे कि इंसान कुछ दिनों में कैसे कहानी लिख सकता है। मैंने कहा, मैं तो 1 दिन में कहानी लिख सकता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे।
उन्होंने मुझे 50 लाख एडवांस में दिए थे और 50 लाख वो कह रहे थे बाद में देंगे अगर उनकी पसंद की कहानी हुई तो। उसी दिन मैं अपनी बाइक पर निकला था उन पीपल के पेड़ों को ढूंढने, उस गंदे तालाब को ढूंढने। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, मैंने जल्दी से वो स्विम सूट पहन लिया। वो पिछली बार गीला था इसीलिए थोड़ा सिकुड़ चुका था और अब तो शरीर को आधा ढांक रहा था। जहां से ढांकना चाहिए वहां पूरा नहीं ढांक पा रहा था। इस बार मैं बड़ी सी टॉर्च लेकर आया हुआ था। यहां मैंने वो टॉर्च जला दी, दो तरफ 2 टॉर्च रख दी। अंदर पूरी तरह से रोशनी ही रोशनी हो चुकी थी। मैं वो स्विम सूट पहनकर जैसे ही पानी में गया, मैं आवाज़ लगाने लगा, छई छप्पा छई, छप्पा के छई, कहाँ हो तुम? छई छप्पा छई, छप्पा के छई। एक भारी आवाज़ वहाँ पर गूंज पड़ी, कौन है नामुराद? मैं अब ये गाना नहीं गुनगुनाता। हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ कौन सी अदाएं दिखानी होंगी, क्या आप भी वो निरमा वाली? उसने कहा नहीं, तुम्हें वो अदाएं नहीं दिखानी होंगी, अब तुम्हें गूंगी अदाएं दिखानी होंगी। तुम बिना बोले अपनी अदाएं दिखाओ, बिल्कुल लड़कियों जैसे। गाना मैं गाऊंगा। वहाँ मैं लड़कियों की तरह अदाएं दिखा रहा और इधर उधर झांक भी रहा, कोई आ ना जाए। मुझे इस तरह यहाँ देखने के बाद मेरी इज्जत का जो फालूदा बनेगा ना, वो मैं बता नहीं पाऊँगा। ऊपर से वो गोस्ट राइटर गाना गाने लगा था, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। उसने ऐसा गाना गाया, मेरी इज्जत लुटी जा रही थी, मैं क्या बताऊं। कभी इधर से आवाज़ आती, कभी उधर से आती, और वो स्विम सूट सिकुड़ रहा था, बहुत छोटा सा हो गया था। मैं अधनंगा सा उस पानी में अदाएं दिखा रहा और वो कहानी सुना रहा। उसने मुझे वैसी ही कहानी सुनाई जैसी मैंने उनसे कही थी। उसके बाद मैं बाहर निकला और हाथ से शरीर को ढांकना पड़ रहा था। फिर मैंने वो स्विम सूट उतारा, कपड़े पहने और वहाँ मैंने कहा, स्विम सूट तो नया लेकर आओ यार, इतना छोटा कैसे पहनूं? ऐसे ना पहनने के बराबर ही काम हो गया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो कहानी सुनाकर जा चुका था और मैं बाइक लेकर फिर से वापस आ गया और अगले दिन उस प्रोड्यूसर को मैंने वो कहानी दे दी। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि ऐसी कहानी मैं इतनी जल्दी बनाकर कैसे ले आया, ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और 50 लाख मुझे दोबारा मिल चुके थे मेरे नाम पर एक और बेहतरीन कहानी। अभी तक कोई प्रोजेक्ट लोगों के सामने नहीं आया था, लेकिन उनका कहना था कि ऐसी राइटिंग के बाद मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा, लाखों करोड़ों में खेलूंगा। और इसी के साथ अब उस प्रोड्यूसर को ऐसा भी लग रहा था जैसे ये कहानी मैंने किसी की चुराई हो। उसने कहा, बताओ, मैंने जैसा जैसा तुमसे कहा तुम वैसी कहानी लेकर आए। मैंने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी, लेकिन तुम इतनी जल्दी ये कहानी बना कैसे सकते हो? मैंने कहा, मेरा दिमाग चलता ही बहुत तेज़ है। उसने कहा, अभी बनाओ, एक कहानी छोटी सी मुझे अभी बनाकर सुनाओ। मैंने कहा, मैं अभी कैसे बनाऊं? खाली जगह चाहिए, खाली दिमाग चाहिए। रात को मैं अपने घर में सोचता हूँ, दिमाग चलता है, मेरे पास जैसे कोई शक्ति आती है बताने के लिए। तब उस प्रोड्यूसर ने मुझे जिस नज़र से देखा था ना, उसके बाद मुझे लग रहा था इसे मुझ पर शक हो जाएगा, अगली बार थोड़ा सा ध्यान रखूंगा मैं। अगले दिन वो प्रोड्यूसर सीधा मेरे घर पर पहुंच गया, मेरे घर को देखने के लिए। वो मेरा घर देखता रहा, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर सकता था। तभी उसने एक ऐसी डील की जो मैं मना नहीं कर सकता था। उसने कहा, 5 करोड़, एक वेब सीरीज़ के लिए कहानी लिखो। वो कहानी मुझे कल सुबह मिलनी चाहिए। अगर तुम लिख सकते हो तो कमाल हो जाएगा। तुम उस कहानी को लिखो, मैं 2.5 करोड़ तो अभी तुम्हारे अकाउंट में डालने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बताओ कहानी लिख पाओगे? मैं कैसे मना करता। मुझे लालच का एहसास होने लगा था। मुझे लगा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2.5 करोड़
अभी मिल जाएंगे 2.5 बाद में 5 करोड़ की एक कहानी। कमाल हो गया। आज रात को चलता हूँ मैं उस घोस्ट राइटर के पास, कहानी लेकर आता हूँ और उसके बाद मैं कहूँगा अभी मैं और कहानी नहीं दूंगा। अगर वो मांगने लगा मैं और कहानी दूंगा ही नहीं। मैं निकल जाऊँगा कहीं घूमने के लिए पहाड़ों में और 3-4 महीने घूम कर आऊँगा। फिर कहानी कहूँगा मैं लिखना चाहता हूँ, 2-4 महीने बाद दूंगा। ज़्यादा कहानी अभी नहीं दूंगा। सारी उम्र पड़ी है, आराम से पैसे कमाऊँगा मैं। उसने मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए डाल दिए थे। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, इतनी रकम मैंने कभी नहीं देखी थी। और रात की मैं तैयारी करने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ बाइक उठाकर मैं निकल पड़ा उस ओर। काफ़ी ज़्यादा समय लगा वहाँ पहुँचने में। वीरान जगह थी। 2-2 टॉर्च लाइट लेकर, खाने का सामान लेकर मैं पहुँच गया था उस पीपल के पेड़ के पास, उस तालाब में। पीछे मैंने स्विम सूट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन स्विम सूट मिला ही नहीं। एक 2 पीस बिकिनी पड़ी हुई थी, वो भी काफ़ी छोटी सी। तभी मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, ये नहीं पहनूंगा मैं। स्विम सूट की बात हुई थी, ये कैसा स्विम सूट है लड़कियों वाला? तुम लड़कों वाला भी तो ला सकते थे, ये लड़कियों वाला लेकर आते हो, ये क्या बात हुई? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं रोने लगा था। फिर मुझे लगा 2.5 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं, वापस करने का फ़ायदा नहीं। पहन लो बिकिनी, यहाँ कौन सा कोई देखने वाला है। मैंने वो बिकिनी पहनी। शर्म के मारे मैं लाल हुआ पड़ा था। वो बिकिनी भी छोटी छोटी सी थी, लेकिन पहले वाले स्विम सूट से फिर भी अच्छे से फिट हो गई थी। वो पहनकर मैंने छलांग लगा दी सीधा उस पानी में। अब अदाएं दिखाता दिखाता गाना गा रहा था, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। तभी उस पेड़ से आवाज़ आई, ना मुराद, मैं ये गाना अब नहीं गाता, ये गाना मत गाओ। मैं पुराने गाने पसंद नहीं करता, अब कुछ नया गाना होगा। मैंने कहा नया गाना होगा? अब क्या गाना होगा मुझे? उसने कहा, तुम बार बार कहना जलेबी बाई जलेबी बाई और अदाएं दिखाना, और मैं अपना पसंदीदा गाना गाऊंगा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। वहाँ कैसा माहौल बना हुआ था मैं बता नहीं सकता। बार बार कहानी के बीच में वो बोलता रहता, डीजे वाला बाबू मेरा गाना चला दे, और नीचे से मैं लहराने लगता नागिन की तरह, जलेबी बाई जलेबी बाई। ये मर्दों की आवाज़ लेकिन औरतों की तरह गाने थे। वहाँ कैसा माहौल बना हुआ था मैं बता नहीं सकता। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। पीछे से तालियों की कड़कड़ाहट। 8-10 लोग पीछे से तालियां बजाते हंसते हंसते इस तरफ आने लगे। जैसे ही मेरी नज़र पीछे की तरफ घूमी, वो प्रोड्यूसर वहाँ खड़ा हंस रहा था। हो बिकिनी पहन कर नाच रहा है, शर्म कर, इतना बड़ा राइटर है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। शक तो मुझे तुझ पर पहले से था, जैसे मुझे दृश्यम पर था। सालो तुम राइटर बन ही नहीं सकते। कोई नल्ला राइटर कैसे बन सकता है? वो भी नल्ला था, तू भी नल्ला है, फिर भी कहानियां ऐसी जो सोच से परे। शर्म के मारे मैं तो पानी में चला गया था। बस सर ही मेरा बाहर था और चारों तरफ उनके हाथों में बंदूकें। वो बंदूकों की नलियां मेरी तरफ थी और वो प्रोड्यूसर आवाज़ लगाकर, जो कहानियां सुनाता है वो बाहर आ जाए। इस नल्ले से डील क्या करनी? डील तो तुमसे करनी चाहिए। कोई बहुत बड़े आदमी लगते हो, अपना नाम तक नहीं देते, फिर भी इसे कहानियाँ बताते हो। उसे कहानियाँ बताया करते थे, खुद बाहर क्यों नहीं आ रहे? तभी एक भारी आवाज़ वहाँ गूंज पड़ी थी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। वो ये बोल रहा था और वो प्रोड्यूसर, अबे ये कौन है? ये बादशाह यहाँ पर कैसे आ गया? सब हंसने लगे थे और उसने कहा, मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं कोई और ही हूँ। उस प्रोड्यूसर ने हवा में 2 गोलियां चलाई थी और कहा था, जो भी हो तुम्हें उस पेड़ से नीचे तो आना होगा, आवाज़ वहीं से आ रही है। हम तुम्हें पकड़ेंगे तो तुम्हें पीटेंगे भी। तुम खुद बाहर आ जाओगे तो हमारे लिए काम कर सकते हो, हम तुमसे बात करेंगे। उसने बंदूक की नलियां उस तरफ की थी और वहाँ पेड़ के ऊपर से उस घोस्ट राइटर ने यही कहा था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, लेकिन मैं नीचे नहीं आऊँगा, गाना वहीं से चला दे।
तब वो प्रोड्यूसर हंसते हंसते आगे की तरफ बढ़ा था। उसके पास एक कैन था, पेट्रोल का कैन, और वो कहने लगा था, दृश्य में एक बार एक कहानी बता गया था जिस पर मुझे यकीन हो रहा था। एक ऐसा घोस्ट राइटर जो कहानियां बताता हो, पेड़ से जुड़ा हुआ ऐसा भूत। पेड़ खत्म तो वो भी खत्म। तू खुद बाहर आएगा या मैं पेड़ को जलाऊं? ये कहकर उसने वहां पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया था और एक चीख की आवाज़ के साथ उस घोस्ट राइटर ने कहा था, आ रहा हूँ नीचे, आ रहा हूँ। देखना चाहते हो मुझे तो आ रहा हूँ नीचे। उस पेड़ से नीचे उतरा था एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल रही होगी, लेकिन जिस तरह से वो उतरा था ये बता रहा था कि वो इंसान नहीं है। बड़ा धीमा धीमा हवा में उड़ता हुआ नीचे पैर रखा था उसने, जैसे कोई हल्का सा पंख हो। नीचे कदम रखते ही उसकी तरफ सब देखने लगे थे। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए, एक तो बेल बॉटम पैंट पहनी हुई, उसके ऊपर छोटी शर्ट पहनी हुई, इसी के साथ उसके लंबे बाल। उसके जो बाल थे एक तरफ उसने लटें गिराई हुई थी। बार बार अपने सर को हिलाता वो लटें पीछे करने के लिए और बोलता जाता, डीजे वाले बाबू आज गाना खराब कर दिया तूने। तब उस प्रोड्यूसर ने कहा था, चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे लिए तुम्हें कहानियाँ लिखनी होंगी, कहानियाँ। घोस्ट राइटर हो, मैं कैद रखूँगा तुम्हें। तब उस राइटर ने कहा था, कैद तो कोई नहीं कर सकता, मेरा आशियाना ये पेड़ है, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। उस प्रोड्यूसर ने कब उस पेट्रोल जो नीचे गिराया था उस पर तीली फेंक दी, पता ही नहीं चला। पूरे पीपल के पेड़ के ऊपर आग लगने लगी थी और आग बढ़ती जा रही थी और चीखें भी, उस प्रेत की चीखें। और वो प्रोड्यूसर कह रहा था, पकड़ो इसे। वहाँ कई तांत्रिक से थे जो झाड़ फूंक कर रहे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे। आसपास जैसे बीन बजाकर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो कोई सांप हो। वो परेशान हो रहा, बार बार उस तालाब के बीच जाने की कोशिश करता और मैं तो तालाब से बाहर आ गया था, लेकिन उनकी बंदूकों ने मुझे वहाँ से भागने नहीं दिया। अधनंगा बिकनी पहने हुए मैं वहाँ खड़ा अपनी शर्म भी बचा रहा था और मुझे तरस भी आ रहा था उस पर। मेरी गलती के कारण उसे भी सज़ा मिल रही है। वो उसके बाद उस तालाब से निकला और उसके अंदर से जैसे शक्ति निकल रही थी। वो आग सबको लग चुकी थी, सबको अपने आप आग कब लग गई पता नहीं चला। उनके शरीर जलने लगे थे और वो छलांगे लगा लगा कर उन्हें नोचता, उनके कपड़े फाड़ डाले, शरीर पर खरोंच के निशान, कुछ की हड्डियां तक तोड़ डाली थी वहाँ नीचे गिरे हुए। वो सब के सब और अंत में सर पकड़े हुए उस प्रोड्यूसर का वो प्रेत, डरावना भयानक, उसका कद 20 फुट बड़ा हो गया था। गुस्से में था क्योंकि उस पीपल के पेड़ को उन्होंने जला दिया था, उसके आशियाने को बर्बाद कर दिया था और गुस्से में उसने कहा था, मौत निश्चित है। और मेरी भी टांगें कांप रही, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ मत करना। उसने कहा, तुम जा सकते हो, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अब विदाई का समय है, जाओ यहाँ से, इन्हें तो सबक मैं सिखाऊंगा। तब वो पीछे हो गया था एक पेड़ के पास, अपना साधारण शरीर बनाकर अपनी लटों को एक तरफ उड़ाता हुआ कहने लगा, नाचो नाचो, अब गाना मैं गाऊंगा। उनके सारे कपड़े फाड़ डाले थे उसने और उसके बाद नचा रहा था, बागा में नाचे मोरनी। और वो गाए जा रहा था, बागा में बोले मोरनी आधी रात को। इस गाने पर नचाया था उन्हें, हड्डियां टूटी, खून बह रहा और वो नाच रहे। मुझे उसने कहा था तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे कपड़े लेने नहीं दिए। मुझे उस बिकिनी में बाइक पर घर आना पड़ा था और मैं क्या बताऊं कैसे पहुंचा था मैं। रास्ते में कहाँ कहाँ क्या क्या पहन कर बचा, लेकिन घर आ गया। डर था मुझे अब उनके साथ क्या हुआ होगा, कहीं उन्हें मार तो नहीं देगा।
वो लोग, वो प्रोड्यूसर कहाँ गया किसी को पता नहीं था। पुलिस वाले कई दिनों तक ढूंढते रहे। मेरे अकाउंट में 2.5 करोड़ डाले थे, मुझसे भी पूछताछ हुई। मैंने भी सब कुछ बताया कि मैं कहानी देने वाला था। वो कहानी मैंने उन्हें थोड़ी सी सुनाई भी। इस तरह से कभी उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। 1.5 महीने बाद मैं उस पीपल के पेड़ के पास गया था। तालाब के पास के सारे पेड़ मुरझा चुके थे, वो सारे लगभग गल चुके थे। मेरे कपड़े भी वहाँ मौजूद नहीं थे और कोई लाश वहाँ भी मौजूद नहीं थी। वो कहाँ गया, वो लोग कहाँ गए, आज तक मैं जान नहीं पाया हूँ। मैंने उन कहानियों को लिखने के बाद संन्यास ले लिया, क्योंकि मैं वैसी कहानियाँ दोबारा लिख तो पाऊँगा नहीं, मेरा मजाक बनेगा वो अलग से। इसीलिए मैंने लिखना छोड़ दिया और उन कहानियों को बेचकर इतना पैसा कमा लिया था कि मैं ज़िंदगी आराम से बिता पाता और राइटर को आगे बढ़ने का मौका दे पाता, उनका गुरु बनकर। अब गुरु बनना तो बहुत आसान होता है, कुछ करना थोड़े ना होता है, बस शिक्षाएं देनी होती हैं। ये काम मैं कर पा रहा था। आज भी इस शहर में राजसर होती है। मेरी कहानियाँ मिसाल हैं, लेकिन इस उम्र में मैंने संन्यास क्यों ले लिया, ये भी एक सवाल है। और मेरे अंदर के वो सवाल कि वो घोस्ट राइटर कहाँ गया, इन सभी सवालों का जवाब शायद कभी ना मिल पाए। यह मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है जो आप बीती है और मैं किसी को बताना नहीं चाहता। इसे बस कहानी समझना, सच मत मानना, कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए।